हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर की सीरीज़। तो डेली करंट अफेयर में आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी अवेयरनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए, जिससे क्वेश्चन बनता है। कुछ हमें अपने जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मेन फोकस एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है। जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो 4 अक्टूबर को है, आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है जो 11 अक्टूबर को है। तो अभी हम लोग केवल उसी पे फोकस करेंगे। फिर सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट किसी न्यूज़ के क्या होते हैं और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट है आपकी 7 जुलाई। एक आप लोग यूज़ करते हैं बहुत, किसी को व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, किसी को फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, किसी को वेलकम मैसेज भेजते हैं। तो उन मैसेजों में कई बार इमोजी यूज़ करते हैं। किसी को आपने स्माइल का भेज दिया, किसी को आपने गुड लक का भेज दिया, किसी को आपने नमस्ते का भेज दिया। तो आज जो है 17 जुलाई 2020 को इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली 2014 में यूएनओ की संस्था जो यूनेस्को है, उसने लोगों को एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक डे निश्चित किया कि क्या क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए, किस प्रकार की इमेजेस आप लोग देख सकते हैं। तो ये 17 जुलाई 2014 से इमोजी डे के रूप में मनाए जाते हैं। ये जनरल है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको, जो आप भेजते हैं हर किसी को। ठीक है, तो हम अपनी अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है किससे संबंधित? साइबर सुरक्षा से संबंधित। कैसी साइबर सुरक्षा, देखते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी है भारत एवं इज़राइल ने साइबर सुरक्षा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या है इस समझौते में और क्या क्या हस्ताक्षर हुए, इसको देखते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखो, ये जो साइबर सिक्योरिटी की लिए आज जो समझौता हो रहा है, इसकी न्यूज़ 2018 में ही रख दी गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी इज़राइल की यात्रा पर गए थे। फिर इज़राइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होती है, तो पूरी रूपरेखा तभी हो गई थी। तो इसमें क्या है, इसमें जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, राष्ट्रीय साइबर एजेंसी है, जिसे बोला जाता है इज़राइल की राष्ट्रीय साइबर निदेशालय, अगर इसका देखें तो इज़राइल नेशनल साइबर काउंसिल, ठीक है, डिपार्टमेंट INCD ऐसे देखो। ठीक, तो इसमें क्या है, इसके महानिदेशक, इज़राइल की राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और आपके भारत के राजनयिक, इज़राइल में जो राजनयिक हैं भारत के, उनने क्या किया है, राजनयिक ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये तो हो गया किसने हस्ताक्षर किए। हमारी तरफ से इज़राइल में भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने, और इज़राइल की तरफ से इज़राइल की राष्ट्रीय साइबर निदेशालय की एजेंसी ने साइन किए। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो राजीव सिंगला वो भारत के राजदूत हैं वहाँ पे, उन्होंने साइन किए। ठीक, अब इसमें क्या किया हुआ है इसको ज़रा देखते हैं। तो इज़राइल की जो कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी है इज़राइल की साइबर सुरक्षा निदेशालय के जो कंपनी हैं, उन्होंने भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम में शामिल प्रौद्योगिकी एवं सूचना INCD से क्या किया है,
हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे क्षमता निर्माण और साइबर सिक्योरिटी, साइबर काउंसिल, जैसे आप देखते हैं कि आजकल सब वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही है, तो जब सारा काम वर्क फ्रॉम होम से होना है तो ऐसे टाइम पर साइबर सिक्योरिटी होने की बहुत ज़रूरत है। तो विश्व में इजराइल की साइबर सिक्योरिटी को एक मानक प्राप्त है, एक स्टैंडर्ड प्राप्त है कि यहाँ की साइबर सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक, तो उसी के तहत भारत में भी सुरक्षा संस्कृति क्या है, बढ़ाई जा रही है साइबर के प्रति। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ है आज का पहला न्यूज़। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमारी वो है कोचीन शिपयार्ड से। कौन सी से? कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड में नॉर्वे के सहयोग से इलेक्ट्रिक फेरी का निर्माण किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फेरी बनाई जाएगी सहयोग से ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी का निर्माण। इसको समझते हैं, इसमें क्या है। इलेक्ट्रिक फेरी का मतलब होता है इको फ्रेंडली, यानी एक ऐसी नौका, एज ए नौका ही होती है जो इलेक्ट्रिक से चलेगी, यानी लाइट से चलेगी, यानी जो इको फ्रेंडली लाइट, जैसे आपकी सोलर सेल लाइट है उससे चले। जैसे मैंने आपको एक बताया था, केरल की एक नौका को गुलमासे पुरस्कार अवार्ड नवाजा गया है। ठीक है, उसकी लिस्ट में शामिल की गई है इलेक्ट्रिक फेरी। जो इलेक्ट्रिक फेरी सोलर लाइट से चलती है वो, तो ये भी एक क्या है, एक सोलर लाइट से एक नौका बनाने की बात की जा रही है। तो इसमें सहयोग कौन करेगा? इसमें सहयोग करेगा आपका नॉर्वे। ठीक है, क्या बनाएगा? दो ऑटोनोमस। यहाँ ध्यान रखना कितनी बन रही हैं? दो ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी का निर्माण किया जाएगा। ये अनुबंध हुआ है। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें तो इसका पूरा फाइनेंस, इसमें जो खर्च आएगा उसका आंशिक फाइनेंस कौन सपोर्ट करेगा? नॉर्वे सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फेरी बनाई जा रही है वो नॉर्वे में ओस्लो फोजर्ट इनलेट में कुल उत्सर्जन मात्रा को फ्री करना है। आप ये जानते हैं कि 2030 तक लगभग सारे देशों, 50 तक लगभग सारे देशों ने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 0 तक लाने की बात की है। ठीक है, 0 तक। जैसे अभी मैंने परसों ही बताया था कि भारत 2030 तक, भारतीय रेलवे क्या करेगा, अपनी कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 0 लेवल पर लाएगा। तो उसी तरह नॉर्वे भी क्या करना चाहता है? नॉर्वे भी परिवहन में उत्सर्जन मुक्त बनाना चाहता है परिवहन को। तो वो कब कैसे बनेगी? वो इलेक्ट्रिक सोलर लाइट के प्रयोग के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्या है। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? परिवहन उत्सर्जन मुक्त करना। ठीक, नॉर्वे का परिवहन उत्सर्जन मुक्त करना। ठीक, क्या उद्देश्य है? मुक्त करना। ये इसका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ठीक, तो एक तो बात ये हो गई। ठीक है, और आगे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आगे हमारी बात है जो बनाई जा रही है कोची वाटर। कोची को क्यों चुना गया है? तो कोची में इसके चुनने के मेन रीज़न ये है कि 15 द्वीपों से सीधे संपर्क, और यहाँ पर जहाज आसानी से आ जाते हैं, ठहरे जा सकते हैं, ठहरते हैं। ठीक है, सबसे बेहतर शिपयार्डों में से एक शिपयार्ड है कोचीन। ठीक, तो इसके सहयोग, नॉर्वे के सहयोग से 2 इलेक्ट्रॉनिक फेरी बनाने की बात की जा रही है। ठीक, इसके बाद जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत डेयरी पशुपालन में क्या करता है? डेयरी पशुपालन में एक फंड बनाया है। क्या बनाया? पशुपालन अवसंरचना फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई है। तो आज उसकी गाइडलाइन जारी की गई है कि प्रसंस्करण उद्योगों में किस प्रकार की गाइडलाइनें क्या क्या होनी चाहिए, ये बताई गई है। ठीक है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं।
पशुपालन अभिसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, डेवलपमेंट फंड, विकास निधि है। ठीक है, इसमें क्या है इसको जरा देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर, प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। तो कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित क्षेत्रों में क्या करना है, आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। संबंधित क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर, ठीक। अब इसमें है क्या, जरा इसको देखते हैं। इसमें बात की जा रही है कि दूध, डेयरी उद्योग, प्रसंस्करण का विकास करना, यानी दूध और डेयरी उद्योगों में प्रसंस्करण का विकास करके जो दूध का उत्पादन 2024 तक 230 मिलियन टन करना है, और जो वर्तमान में कितना है 188 मिलियन टन है, ठीक है, उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। और उसका दूध का प्रयोग प्रसंस्करण के क्षेत्र में अभी लगभग 20 से 25% ही होता है, 20 to 25% ही। तो इसकी मात्रा का प्रयोग ज़्यादा करना, क्योंकि अगर प्रसंस्करण करके दूध के जो सब आइटम्स बनाए जाते हैं उनका ज़्यादा अच्छी तरह से लाइफ बढ़ाई जा सकती है दूध के प्रोडक्टों की, ठीक है। तो उसी को बढ़ाने की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, फंड के दिशा निर्देश जो आज जारी किए गए हैं गारंटी निधि के, ठीक है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि गाइडलाइन में कि छोटे छोटे जो समूह बनाए जाएंगे, स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे, उन्हें क्या दिया जाएगा, फंड प्रोवाइड किया जाएगा डेयरी उद्योगों को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो सिडबी का अपना उद्यम पोर्टल है उसमें भी गाइडलाइनें होंगी, और आप सीधे जाके सिडबी के उद्यम पोर्टल से अपना काम शुरू कर सकते हैं, डेयरी उद्योग से संबंधित प्रसंस्करण लेने के लिए, अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रबंधन नाबार्ड, और इसका अगर प्रबंधन की बात करें, इस विकास निधि के प्रबंधन की बात करें तो कौन प्रबंधन करेगा, नाबार्ड प्रबंधन करेगा, ठीक है। तो ये हुआ आज आपका एक और। इसके बाद हमारा है अगला न्यूज़, भारत, यूके, फ्रांस और यूएसए और जर्मनी, ये जो हैं इन्होंने एक एयर बबल बनाने की बात की है। क्या बात की है, एयर बबल। अब बात करेंगे आप एयर बबल क्या है। एक एयर बबल के बनाने के निर्माण के बारे में बात की गई है, एयर बबल बनाएंगे, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं एयर बबल क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 का दौर है ये, और कोविड-19 में प्रत्येक देश में दूसरे देश के नागरिकों को फंसे हुए हैं। तो प्रत्येक देश जिनका स्तर समान है, समान का मतलब यहाँ पे ये है बीमारी का स्तर समान है, जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, ऐसे समझना। तो उन देशों ने एक अपने देश के नागरिकों को या अपने देश के कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो कॉमर्शियल उड़ानें हैं उन्हें जारी रखने के लिए एक एयर बबल का निर्माण किया है, एक फोकस का निर्माण किया है, जिसमें जाके आप जो देश इससे जुड़े हुए होंगे उन्हें सीधे वीज़ा प्रोवाइड करा दिया जाएगा और लोग आसानी से उस देश की यात्रा कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे मान लो भारत है और यूके में किसी इंडस्ट्रीज को जाना है तो वहाँ जाके वो सीधे क्या कर सकता है, एयर बबल में अगर जुड़ा हुआ देश है तो भारत और यूके के बीच आसानी से उड़ानें आवाजाही की जा सकेगी, ठीक है। तो इन देशों के साथ किसके, यूके, फ्रांस, यूएसए, इनके साथ तो कंप्लीट एमओयू साइन हो चुका है, जर्मनी से बात चल रही है और इन उड़ानों का कारवान कौन करेगा, एयर इंडिया करेगी, ठीक है। तो समझ में आया एयर बबल। कोविड-19 के सेम समान दशा वाले देशों के बीच यात्रा, ठीक है। और अगर एक इसका देखें तो वंदे भारत अभियान की ये अगली कड़ी हो सकती है। किसकी अगली कड़ी हो सकती है, वंदे भारत अभियान की अगली कड़ी भी ये हो सकती है, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, आपका एयर बबल कार्यक्रम हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने अगले न्यूज़ की, तो हमारा अगला न्यूज़ है भारत भूटान के बीच व्यापार मार्ग। इसको जरा देखते हैं। भारत भूटान के बीच व्यापार मार्ग खोला गया है, क्योंकि अभी हालिया में चीन के साथ दोनों देशों का विवाद था। तो भारत भूटान के बीच व्यापार मार्ग खोला गया। जरा इसको देखें। तो भारत और भूटान के बीच, जैसे बंगाल में चेगोन, बंगाल का कौन, जैगोन, और भूटान का क्या है, पसाखा। भूटान का पसाखा के बीच सड़क परिवहन शुरू। बंगाल के जैगोन, अगर ना समझ में आ रहा हो, बंगाल के जैगोन और भूटान के पसाखा के बीच सड़क परिवहन शुरू किया गया है, जिससे व्यापारिक भूटान के बीच परिवहन शुरू किया गया है। ठीक है, और ये जो यात्रा है, इनके बीच आसानी से वाणिज्यिक यात्रा की जा सके। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद दो क्षेत्र हैं, जैसे एक आपका येती वाला क्षेत्र है भूटान का, उसके साथ चाइना का विवाद ऐसा है कि भारत ने येती क्षेत्र में सड़क बनाने की बात की है। जो येती है, अगर यहाँ पे सड़क बन जाती है तो तवांग जिले से आसानी से अरुणाचल प्रदेश से जोड़ा जा सकता है। 150 किलोमीटर का ये रूट तैयार करने की बात की है। तो चाइना ने इस पे भी क्या उठाया है, सवालिया निशान उठाया है। इसके अलावा एक संकेतक, इसके अलावा जो एक अभ्यारण्य है सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ पे भी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे चाइना ने ये कहा है कि ये हमारे विवादित क्षेत्र में है, तो उसमें भी एक अपना अब आधिपत्य की बात की है, तो वहाँ पे भी। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि बंगाल के जोगोन और भूटान के पसाका के बीच सड़क परिवहन शुरू किया गया है भारत द्वारा, और ये भारत और भूटान के बीच व्यापारिक साझेदारी को, व्यापारिक लेन देन को और गति प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ अगला न्यूज़। अगले न्यूज़ के बारे में हम लोग चलते हैं कि अंडमान निकोबार में जो भारत का एग्रीकल्चर बैंक है, नाबार्ड बैंक, उसने 44 लाख रुपए का निवेश किया है। और वो निवेश करने की बात ये की गई है कि परियोजनाओं के तहत लॉन्च किया। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि नाबार्ड अंडमान निकोबार में जो वहाँ की लोकल आबादी है, उनके जो उनके क्या कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र हैं, या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वन्य औषधियाँ इकट्ठा करना, अन्य कार्यक्रम इकट्ठा करना, तो उन्हीं को और प्रमोट किया जाए, और उनके लोगों का पर्याप्त विकास किया जाए। तो वहाँ के लोगों के लिए नाबार्ड ने क्या शुरू किया है, नाबार्ड ने 44 लाख, कितने की, 44 लाख रुपए तक की की योजनाओं को शुरू किया है, योजनाएं लॉन्च की हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, और यहाँ पर छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे, और लोगों को अन्य प्रसंस्करण उद्योगों में जोड़ने की बात, प्रसंस्करण इकाइयों को बनाने की बात की जाएगी, और पंचायतों को मजबूत करने की बात की जाएगी इस पूरे निवेश के दौरान। ठीक है, इस योजनाओं के दौरान। ठीक, तो ये आज आपका पूरा इनका जो पूरा व्यय है वो एग्रीकल्चर विकास फंड की ही अवधारणा से ही लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये आज आपका पूरा करंट रहा, और इस करंट का आपको PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसके अलावा हमारे इस आपको चैनल में क्या और आवश्यक है उसके लिए हमें बताएं। और कई लोगों के सुझाव आए हैं और हम लोगों ने उन पे काम करना शुरू कर दिया है, और उसके तहत हम जल्द ही एक कार्यक्रम और शुरू करने वाले हैं जो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।